तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की खबरें शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1927 नए मामले सामने आ चुके हैं और देश में अब तक 7,745 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉकडाउन में डील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 के पार चली गई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा संख्या स्वस्थ हुए हो चुके लोगों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,632 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,35,205 को हो गया है। इस तरह स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 50% से ऊपर पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 51,000 से अधिक मामलों के साथ चीन के वुहान से भी आगे निकल गया है। वुहान में ही कोरोना वायरस का पहली बार सामना हुआ था। और तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 1,927 नए मामले सामने आ चुके हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 36,841 हो गई है, जिसमें से 17,179 कोरोना के एक्टिव मामले हैं और 19,333 लोगों का इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना के चलते 326 लोगों की मौतें हो चुकी है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि देश में 29% बड़ी शेरों की आबादी, दायरा भी बढ़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, को बता दें कि देश में शेरों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम मोदी ने शेरों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के गिर जंगल में एशिया शेरों की आबादी में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, उनके रहने के दायरे में भी 36% का इजाफा देखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए गुजरात के लोग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गुजरात के लोग और वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिनके योगदान ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि चेक बाउंस जैसे कई आर्थिक अपराध डिक्रिमिनलाइज करने की तैयारी, केंद्र ने मांगा सुझाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने ऐसे कई अधिनियमों को डिक्रिमिनलाइज यानी कि अपराध के दायरे से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अभी कानून के मुताबिक आर्थिक अपराधों के तौर पर देखा जाता है। सरकार ने संसद के 19 कृतियों में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और आम लोगों जैसे स्टेक होल्डर से राय मांगी है। अगर ये विधान बने तो मिसाल के लिए चेक बाउंस होना गैर आपराधिक कार्य हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चेक बाउंस होना एक बड़ा क्राइम है और सेक्शन 138 के तहत आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और आपको उस चेक पर लिखे गए अमाउंट का दुगना भुगतान भी करना पड़ता है। और सरकार का कहना है कि ये आर्थिक प्रक्रिया को पटरी पर लौटाना, तेज करने और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए है। सरकार में ऐसे चिंताएं बढ़ रही है कि कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट के कारण वित्तीय नाकामियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें मौजूदा नियमों के तहत धोखाधड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। इन प्रस्तावों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन करना शामिल है, जो चेक बाउंसिंग को कवर करता है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में आज से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ाया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। सरकार ने इस संबंध आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब के दामों पर 70% कोरोना टैक्स लगाया था, जो कि अब आज से कोरोना टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने सील किया बॉर्डर, बिना पास के नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्य से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। अब अन्य राज्य से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पड़ताल की जाएगी। बिना पास के कोई राज्य में नहीं आ सकता है और बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जिस तरह मामले बढ़े हैं, उसके मद्देनजर ये फैसला लेना जरूरी था। बाहर से आने वाले लोगों की वजह से राजस्थान में संक्रमण बढ़ा है। रघु शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर मामले बढ़े तो और भी सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिछले एक सप्ताह में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंता की बात है।
हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कोरोना मामले पर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चर्चा की गई थी कि दिल्ली में और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहां से लोग राजस्थान की तरफ आ रहे हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए चेक पोस्ट पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और बिना पास के किसी को भी राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। और आज की अगली खबर आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गवाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संकट बढ़ते जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक 7,745 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन पर एक्शन की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली खबर आई है। मुराद अली नाम के शख्स ने बेतिया के सेजियम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और WHO के DG सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन्होंने मिलकर पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी बीमारी को फैलाया है। मुराद अली ने कहा कि प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली खबरों और कई डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया गया है। वही गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 जून का समय दिया है। अभियुक्त पर IPC की धारा 269, 270, 271, 302, 307, 504 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई तो परिजनों ने अस्पताल पर किया हमला। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित गांधी अस्पताल में AMC वार्ड में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों पर कोरोना संक्रमित मरीज के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया है। इस घटना के विरोध में अस्पताल के स्टाफ हड़ताल पर बैठ गई है। मिली जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय कोरोना मरीज शौचालय जाते समय गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि रोगी हाई BP का मरीज था और अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिन पहले से ही उसका शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया था और मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने मरीज के परिजनों को बताया था कि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। साथ ही मरीज को बिस्तर से न उठने की सलाह भी दी गई थी। शौचालय के पास मरीज गिर गया और CPR के बावजूद भी उसे दोबारा होश में नहीं लाया जा सका, जिसके चलते उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया और उसी के विरोध में अब डॉक्टरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बोले लिपू लेक की जमीन हमारी है, इसे लौटाए भारत सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लिपू लेक सीमा विवाद मामले में भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ दिनों से तानातानी चल रही है। हालांकि दोनों देशों ने आपसी बातचीत से इस तनाव को खत्म करने का निर्णय लिया है। इस बीच बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बयान में कहा कि लिम्पियाधुरा, लिम्पू लेक और काला पानी विवादित भूमि है, जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में है। काला पानी में भारतीय सेना रखकर वहां से लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर भारत ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली शर्मा ने कहा कि सेना रखकर हमसे हमारी जमीन छीनी गई है। जब तक वहां से भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं थी तब तक वो जमीन हमारी थी। सेना रखने के कारण हम उधर नहीं जा सकते हैं। एक प्रकार से कहा गया तो ये कब्जा है। इस कारण हम बार बार हमारे मित्र राष्ट्र भारत से कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है और हमें हमारी जमीन वापस करे, ऐसा उनका कहना है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि G7 पर रूस का अमेरिका को जवाब। चीन के बिना हर मंच है अधूरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने कहा कि चीन को अलग थलग करने के लिए G7 का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। रूस के मुताबिक चीन के बिना किसी संगठन का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को G7 में शामिल होने का न्योता दिया था। रूस ने इस न्योता को कहकर नकार दिया कि इसमें चीन नहीं है, इसलिए शामिल होने का कोई सवाल नहीं होता और कोई मजा बनता भी नहीं है। उसने G7 को चीन के बिना एक अधूरा मंच बताया था। तो आज की अगली और आखिरी खबर यह है कि कोरोना के दौर में अच्छी खबर। फिच ने कहा अगले साल 9.5% हो सकती है GDP ग्रोथ। जी हां दोस्तों, को बता दूं कि कोरोना से जहां देश और दुनिया की इकोनॉमी को लगातार झटके लग रहे हैं और रेटिंग एजेंसियां रेटिंग घटाती जा रही है, वही इस बीच एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में
भारत में फिर से 9.5% जैसी काफी ऊंची ग्रोथ हासिल की जा सकती है। और आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इस साल यानी 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 5 से 6% की गिरावट ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान जारी किया है। खुद फिंच रेटिंग ने इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट का अनुमान जारी किया है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।